हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ड्रिप के द्वितीय और तृतीय चरण को मंजूरी दी है। ये किस की सहायता से पूरा किया जाना है, किसकी सहायता से जो है पूरा किया जाना है, इसको ये पूछा गया आपसे। तो बताइए किसकी सहायता से पूरा किया जाना? विश्व बैंक इसमें हेल्प कर रहा है, या फिर इसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहा है, या न्यू डेवलपमेंट बैंक कर रहा है, या ए और बी दोनों कर रहे हैं? कौन कर रहा है? ड्रिप जो है, ड्रिप क्या है एक्चुअल में? डैम रिहेबिलिटेशन, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम या इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ड्रिप जो है, इसके तहत हम लोग डैम्स जो है उनको रिहेबिलिट करने का काम कर रहे हैं, एक तरह से उनको जो है रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। इंडिया के वाटरमैन किसे कहा जाता है आपको पता होगा? राजेंद्र सिंह जो है, राजेंद्र सिंह जो है इंडिया के वाटरमैन कहा जाता है। इन्होंने बोला, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, ठीक है। इन्होंने बोला कि श्रीशैलम डैम जो है उसकी तो तुरंत प्रभाव से जो है रिपेयरिंग की जरूरत है। और उसके बाद जो है 2012 में हम लोगों ने 2012 में इसका ड्रिप का यानी बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना का 2012 में फेस 1 शुरू किया था। फेस 1 शुरू किया था हम लोगों ने 2012 के अंदर, और ये शुरू किया था वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, विश्व बैंक की सहायता से। विश्व बैंक ने इसके लिए 11,000 करोड़ रुपया दिया था, राइट। 11,000 करोड़ रुपया दिया था विश्व बैंक ने, और इसके तहत जो है हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 7 राज्यों के अंदर 223 डैम्स के लिए किया था हम लोगों ने, 7 स्टेट्स के अंदर। और डैम्स कितने? 223 डैम्स, ठीक है। 7 राज्यों में 223 डैम्स के लिए हम लोगों ने ये फेस 1 किया था हम लोगों ने, जिसमें विश्व बैंक ने पैसा दिया था, राइट। ये बात आपको समझ में आ रही है। और वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र सिंह है। इसके बाद जो अभी जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? वो चल रहा है आपका फेस 2 एंड 3। फेस 2 एंड 3 इसको अभी जो है लॉन्च किया गया है, जो चलेगा 2021 से 2031 तक। तो आपको एक तो ये बात होनी चाहिए कि फेस 2 एंड 3 जो है, दूसरा और तीसरा जो फेस है इसका, वो कब से कब तक है? 2021 से 2031 तक रहेगा ये आपका फेस 2 एंड 3। इसको ध्यान रखना एक तो, राइट। इसके अलावा जो है इसके अंदर कौन हेल्प कर रहा है, दूसरी बात ये है, ठीक है। तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है आपका? इसमें कर रहा है वर्ल्ड बैंक प्लस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो AIIB, ये दोनों कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग 736 डैम जो है उनके लिए परियोजना जो है शुरू की है। 736 डैम 22 राज्यों के अंदर, जिनका हम लोगों को रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करना है, राइट। तो ये विश्व बैंक और AIIB की दोनों की जो है सहायता से 10,211 करोड़ जो है रुपया इसके लिए हेल्प मिला है इंडिया को, जिसके तहत ये परियोजना की जाएगी, राइट। तो डैम्स आपको पता ही है, डैम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके प्राइम मिनिस्टर जो थे पहले, वो बोलते थे कि डैम्स जो है वो टेम्पल की तरह हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 736 डैम्स के लिए एक तो ये बात ध्यान रखना है। एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 2021 से 2031 तक कितने डैम्स का पुनर्वास या रिजुविनेशन एक तरह से करने का बात हुआ है? तो 736 का, ठीक है। दूसरा क्या पूछ सकता है? कब से कब तक? तो ये बात हो सकती है। तीसरा जो है विश्व बैंक और AIIB की मदद से हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ काफ़ी क्वेश्चंस इसके अंदर से बन सकते हैं। और एक वाटरमैन ऑफ इंडिया वाला मैंने आपको बता दिया। अगर विश्व में डैम्स की बात करें तो सर्वाधिक डैम विश्व में किस देश में है? विश्व में सर्वाधिक डैम जो है वो चाइना के अंदर है। विश्व में सर्वाधिक डैम चाइना के अंदर है, और दूसरे नंबर पे USA के अंदर है सर्वाधिक, और तीसरे नंबर पे जो डैम्स की बात आती है वो इंडिया में ही है। भारत में विश्व में तीसरे नंबर पे सर्वाधिक डैम है इंडिया के अंदर। इंडिया का सबसे ऊंचा डैम आपको पता होगा कौन सा है? भारत का सबसे हाईएस्ट डैम टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, सबसे हाईएस्ट डैम, जो कि कहाँ पर है? रिवर भागीरथी पर, ठीक है ना। रिवर भागीरथी पर जो है टिहरी डैम जो है वो आपका उत्तराखंड के अंदर है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा बांध अगर बात करें तो वो कौन सा है? हीराकुंड। हीराकुंड जो है वो इंडिया का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड। और हीराकुंड कहाँ पर है? हीराकुंड है आपका कौन सी नदी पर है? महानदी। हीराकुंड आपका ऑन रिवर महानदी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, महानदी पर हीराकुंड, जो कि सबसे लंबा बांध है, और सबसे ऊंचा जो है टिहरी बांध है। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? सो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, राइट। तो इसके अंदर अगर एक बात और पूछे कि वर्ल्ड बैंक जो है कब स्थापना हुई, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना
विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, यहाँ से निकाल लेते हैं इसको अलग। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1944 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी के अंदर है। इसके अलावा जो है इसके अभी वर्तमान में जो प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है इसके, तो वो है डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है वो इसके अध्यक्ष है वर्तमान में, डेविड मालपास, राइट। इसके अलावा अगर इसकी बात करें हम लोग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की, तो एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है इसकी स्थापना 2016 से जो है ये कार्य करने शुरू कर दिया था इसने, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर। बीजिंग कहाँ है, चाइना के अंदर, ठीक है, वहाँ पर हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट में जो है वो कौन है अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष है जिन लिकन, ठीक है, जिन लिकन जो है वो इसके अध्यक्ष है, राइट। तो थोड़ा सा ये एडिशनल बात और ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक 1944 में स्थापना, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, और डेविड मालपास अध्यक्ष है। एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक 2016 बीजिंग के अंदर हेडक्वार्टर, और जिन लिंकन जो है वो इसके प्रेसिडेंट है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप बता दो फटाफट से, ए, बी, सी और डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। फेस 1 की अगर बात करें तो उसमें केवल कौन था, वर्ल्ड बैंक था। लेकिन फेस 2 एंड 3 जो अभी किया गया 2021 से 31 तक, उसके अंदर जो आपके विश्व बैंक भी है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक दोनों है, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया, यह किस राज्य में स्थित है। बताइएगा आरोग्य वन जो है वो किस राज्य में स्थित है, जिसमें का प्रधानमंत्री ने अभी उद्घाटन किया है। असम में है, त्रिपुरा में है, गुजरात में है, या फिर आपका तमिलनाडु में, किस स्टेट के अंदर है बताइएगा, किसमें है आरोग्य वन। आरोग्य वन एक्चुअल में क्या है, वहां पर औषधि और जड़ी बूटियां जो है वैसे पौधे लगाए गए हैं। 17 एकड़ के अंदर आरोग्य वन को विकसित किया गया है, 17 एकड़ एरिया के अंदर, ठीक है। कहां पर, गुजरात के अंदर। गुजरात में भी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट जो है, नर्मदा जिला जो है गुजरात का, इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट अगर गांव भी पूछे तो केवड़िया गांव के अंदर है, ठीक है, केवड़िया के अंदर, ठीक है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में केवड़िया जो है वहां पर गुजरात के अंदर ये आपका आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है, जिसके अंदर उसके जड़ी बूटियों और औषधि जो पौधे हैं उनकी उपयोग और महत्व के बारे में भी बताया जाएगा, और वहां पर कई प्रजाति जो है, कई स्पीसीज जो है उनकी लगाई गई है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा केवड़िया के अंदर जो है एक चीज और भी की गई है गुजरात में, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क जो है इसकी भी स्थापना हुई है। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, गुजरात के केवड़िया के अंदर भी इसका भी उद्घाटन किया है, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात की बात आ रही है, गुजरात में आपको पता है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, और रिवर नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा डैम, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं, तो इंटरलिंक होनी चाहिए, साथ में आपको ध्यान आनी चाहिए जब क्वेश्चन में चीज़ें आए, राइट। सो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो गया, सी इसका करेक्ट हो गया, क्लियर है। तो सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश भारतीय लेखक लेखिका की पुस्तक को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार पेन हेसल टिल्टमैन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। कौन सा है पुरस्कार, पेन हेसल टिल्टमैन, ठीक है, पेन हेसल टिल्टमैन, इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। अनीता आनंद, शशि थरूर, कुबेरनाथ राय या हेनरी जेम्स। शशि थरूर, कुबेरनाथ राय, हेनरी जेम्स या अनीता आनंद, क्या इसका करेक्ट आंसर है बताओ, क्या है इसका करेक्ट आंसर। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि ये जो बेस्ड है ये किस पे है, ये जो इन्होंने एक लिखा था, जो पुस्तक लिखी है एक तरह से, उसका जो मेन जिस चीज़ पर लिखी गई है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उस पर लिखी गई है। 13 अप्रैल 1919, आपको पता ही होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके ऊपर जो है ये पुस्तक है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इसका टाइटल अगर बात करें तो द पेसेंट एसेंसर, इसका टाइटल क्या है, द पेसेंट एसेंसर। सॉरी सारा हिंदी में लिख रहे हैं तो ये अंग्रेजी में क्यों, ए टू टेल, ठीक है, ए टू टेल ऑफ नरसंहार, ए टू टेल ऑफ नरसंहार, ठीक है, नरसंहार, बदला और राज, बदला और राज, ठीक है।
ये पूरा का पूरा टाइटल है, बट नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। इतना इम्पोर्टेंट है नाम क्या है उसका, जिसने लिखी है जो, इसके इतना नाम याद रखना है आपको। द पेशेंट एसेंसर ए टू टेल ऑफ नरसंहार बदला और राज, ठीक है, ये इसका टाइटल है। बट अनीता आनंद जो है इसको किया गया, इसको इनकी जो है ये लिखी गई है अनीता आनंद के द्वारा, राइट। तो ध्यान रखना आपको। और जलियांवाला बाग आपको पता ही होगा, जनरल डायर जो है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन, ठीक है, तो वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी, राइट। बाद में जो है उधम सिंह ने उनको वहाँ पर जाकर मार दिया था, राइट। सो हंटर कमीशन भी बैठा था इसकी रिपोर्ट के लिए, राइट। तो इस तरह की चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अगले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है बताओ। यशवर्धन कुमार सिन्हा, अजय कुमार ठाकरे, अनूप जोशी या संजय कुमार डोबले? ए, बी, सी और डी। किसको किया गया है अगले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये बताना है आपको। बताओ फटाफट से, किसको किया गया है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना कब हुई होगी? कैन यू गेस? इसकी स्थापना कब हुई होगी? जब आरटीआई आया तभी हुई है, ठीक है। तो आरटीआई एक्ट जो है 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई है केंद्रीय सूचना आयोग की, राइट। इसके अंदर क्या होता है? केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर जो है एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, CIC, मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। और क्या होता है? प्लस नॉट मोर देन 10 सूचना आयुक्त होते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 जो है, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, राइट। इनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन कैसे? एक समिति की सिफारिश पर, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जो है उसको हेड करते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं उस कमेटी के, जो सिफारिश करती है। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोकसभा के अंदर, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे एक, ठीक है। तो ये 3 लोग जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, राइट। तो ये 3 लोगों की जो समिति है जिसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री, और ये राष्ट्रपति को नाम की सिफारिश करते हैं, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करते हैं फिर सूचना आयुक्त या जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कांग्रेस के अधीर रंजन जो है वो शामिल थे इसके अंदर। अधीर रंजन कांग्रेस जो है उसके नेता, नॉट लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, बट ये शामिल थे, ठीक है। अधीर रंजन जो है कांग्रेस की तरफ से थे इसकी जगह, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जो है इन तीनों ने नाम फॉरवर्ड किया किसका? यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा को जो है किया गया है। अब इनका कार्यकाल कितना होता है, टर्म कितना होता है? तो कार्यकाल जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इनका बाकी का कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो तो जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनके बराबर उनको सैलरी और सुविधाएं मिलती है। और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है उसको जो है, जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसके बराबर मिलती है। लेकिन अभी जो है 2019 के अंदर आरटीआई अमेंडमेंट बिल लाया गया, और आरटीआई अमेंडमेंट जो है एक्ट के तहत क्या कर दिया गया कि जो इनका कार्यकाल है और इनकी सैलरी जो है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ये सबसे बड़ा, ये कार्यकाल भी और उनको सैलरी कितना मिलेगा, क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी, वो तमाम चीजें कौन डिसाइड करेगा? अब नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी अब, राइट। तो केंद्रीय जो है सरकार जो है, केंद्र सरकार वो डिसाइड करती है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। बट एक्चुअल में क्या है, 5 वर्ष और 65 वर्ष था जो शुरू में आरटीआई एक्ट आया था उसके तहत, क्लियर। तो अब वर्तमान में ये चीज़ कर दी गई नए आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट के बाद, क्लियर। तो ध्यान रखना आपको इस चीज़ के बारे में भी, कहीं पे बताई भी नहीं गई है ज़्यादातर, तो इसलिए कहीं आप 5 वर्ष और 65 वर्ष वाले में भी ध्यान रखो। ऑप्शन में आ जाए केंद्र सरकार द्वारा डिसाइड होता है तो वो सही होगा, राइट। इसको ध्यान रखना है, केंद्र सरकार द्वारा जो है डिसाइड किया जाएगा। अगर ऐसा ऑप्शन में आता है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ये 5 वर्ष और 65 वर्ष उस टाइम पे करेक्ट नहीं होगा। अगर ऑप्शन में ही आपको दे रहा है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, तो आपका 5 वर्ष हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे करके ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, सूचना आयुक्त है, नोट चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पर किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष रैंकिंग प्राप्त हुई है, ये पूछा है आपसे। किसको हुई है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स एक्चुअल में गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पर, कि गवर्नेंस परफॉर्मेंस किस स्टेट के अंदर बेस्ट है, जो सरकारी तंत्र है उसके अंदर अच्छा कार्य कहाँ पर हो रहा है, उसकी ग्रोथ क्या है, समानता कितनी है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है। आपको पता है ना, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कार्यकाल चल रहा है अभी। एसडीजी जो है वो 2015 से 2030 तक लागू हुए हैं एसडीजी। इनको हम लोगों को पूर्ण करना है, 17 गोल्स है उसके अंदर, इनको हम लोगों को पूर्ण करना है। तो एसडीजी सस्टेनेबिलिटी को भी काउंट किया गया इसके अंदर, कि सस्टेनेबल तरीके से कौन सी गवर्नमेंट जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ये एक्चुअल में किसके द्वारा जारी किया गया? एक पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जारी किया गया। नॉट फॉर प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक अफेयर सेंटर, और एक कमेटी थी जिसकी अध्यक्षता की थी के कस्तूरी रंगन ने। के कस्तूरी रंगन द्वारा, के कस्तूरी रंगन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। के कस्तूरी रंगन जो है इसरो के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, इसरो के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल जो पैनल बनाया गया था वेस्टर्न घाट के लिए, जो पश्चिमी घाट है उसकी इकोलॉजी को जो है स्टडी करने के लिए रिपोर्ट बना के दी थी के कस्तूरी रंगन जी ने ही। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको, के कस्तूरी रंगन जो है कई कमेटियों से जुड़े रहते हैं, राइट। तो इनके द्वारा हेडेड थी। उसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने दो प्रकार से दिया, एक स्मॉलर स्टेट के लिए और एक जो है बड़े स्टेट के लिए। तो जो बड़े स्टेट है उनके अंदर तो फर्स्ट रैंक है केरला का, बड़े स्टेट के अंदर फर्स्ट रैंक है केरला का, और जो लास्ट रैंक है वो है उत्तर प्रदेश का। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है? केरला, और सबसे नीचे कौन है? उत्तर प्रदेश है। और जो स्मॉलर स्टेट है, स्मॉलर स्टेट जो है इंक्लूडिंग यूटीज भी है उसमें। स्मॉलर स्टेट में गोवा जो है वो टॉप पे है, और सबसे निचले स्तर जो है वो वहां पर कौन है? सबसे नीचे है गोवा के बाद जो है, सॉरी गोवा सबसे टॉप पे है, और सबसे नीचे है मणिपुर वैसे। लेकिन अगर यूटी भी इंक्लूड करके देखोगे तो दिल्ली सबसे नीचे है और चंडीगढ़ सबसे ऊपर है यूटीज के अंदर, अगर अलग से निकाल के देखें हम लोग, राइट। तो चंडीगढ़ जो है सबसे अच्छी रैंक जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अंदर सबसे टॉप रैंकिंग में है जो वो चंडीगढ़ है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हो आप लोग? सी हो जाएगा, चंडीगढ़। भारत और पंजाब, सॉरी हरियाणा और पंजाब की जो है संयुक्त कैपिटल चंडीगढ़, राइट। तो ये ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल कोर्स में 7.5% आरक्षण देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? किस राज्य में मेडिकल स्टूडेंट्स को जो सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं तो उनको जो मेडिकल एग्जाम होता है, जैसे कि नीट का एग्जाम होता है ना, तो उसके थ्रू एमबीबीएस के अंदर जो है कॉलेजेस के अंदर सिलेक्शन होता है बच्चों का, तो उसके लिए 7.5% आरक्षण की मंजूरी दी गई है। ये किस स्टेट ने किया ऐसा? उत्तराखंड ने, केरल ने, मध्य प्रदेश ने या तमिलनाडु से? ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, बताइएगा। किस स्टेट ने किया ऐसा? क्या है इसका करेक्ट आंसर? देखिएगा, ऐसा किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो नीट का एग्जाम होता है उसके थ्रू जो है, नीट पता है ना आपको, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट, इसके अंदर जो है एमबीबीएस के अंदर जो डॉक्टर बनने के लिए बच्चे जो है एग्जाम देते हैं +2 के बाद जो है, ठीक है। सो इसके लिए किया गया है ये 7.5% का आरक्षण। जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं बच्चे 6ठी से 12वीं तक, जो 6 to 12 तक जो स्टेट रन कॉलेज स्कूल्स है, जो राज्य के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल्स है यानी गवर्नमेंट स्कूल्स है, उनके अंदर जो 6ठी से 12वीं तक पढ़ाई किया है उनको 7.5% आरक्षण मिलेगा। आपको पता होगा कि तमिलनाडु के अंदर ऑलरेडी जो है आरक्षण बहुत है, 69% आरक्षण है। तो क्या इसके अलावा 7.5% और दिया गया है वहां पर? ना, ऐसा नहीं है, इसके अलावा नहीं दिया गया है।
बल्कि जो हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, हॉरिजेंटल आरक्षण। एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल कब होता है जब 69 के अंदर 7.5 और जोड़ देते हैं, तब वो होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल में क्या होगा, हॉरिजेंटल में आपका जैसे कि मान लो 69% है, इसमें से 15% जो है वो आपका एससी के लिए है। मैं समझा रहा हूं उदाहरण के तौर पर, एक 15% जो है एससी को मिला हुआ है वहां पर 69 में से। तो 15% के अंदर सपोज करो स्टूडेंट आ रहे हैं वहां पर 750 जो एससी के स्टूडेंट को वहां पर मिल रहा है आरक्षण 15% के हिसाब से, ठीक है। तो 750 में से एससी में जो है, जो 6 से 12वीं तक जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हुए हैं उनको कितना मिल जाएगा, 7.5। तो 7.5 इसका कितना हो जाएगा वो आपको निकाल लेना है, राइट। तो ये ध्यान रखना है, 10% अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 75, तो 7.5 थोड़ा उससे और कम हो जाएगा। यानी हम थोड़ा और सिंपल कर दें इसको, और सिंपल करने का मतलब सीधा ले लेते हैं हम लोग। सपोज करो परसेंटेज निकालना मैथ वाला काम में क्यों जाना है, 15% 100 है, तो 100 में से जो है 7.5 जो पर्सन है, यानी अप्रोक्सीमेटली 8 जो बच्चे हैं वो कहाँ से जाएंगे, जो 6ठी से 12वीं क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़े हैं, उनको आरक्षण मिला है। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ये बनवारी लाल पुरोहित जो है वहाँ के राज्यपाल है, उन्होंने इस बिल को जो है मंजूरी दे दी है अभी। तो ये होता है हॉरिजेंटल, ठीक है। उसी प्रकार से सपोज करो ओबीसी को जो है वहां पर अगर मिला हुआ है इसमें से 27% ओबीसी को, तो 27% ओबीसी में से अगर ओबीसी की सीटें जो है 100 है, तो उस 100 में से 7.5% जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स वालों को मिलेगी। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो इसको ध्यान रखना है, कहीं आप लोग सोचो 69 में और ऐड कर दिया है, ऑलरेडी 69 बहुत है वहाँ पर, ठीक है। तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो तमिलनाडु जो है ये यहाँ पर किया गया है, बनवारी लाल पुरोहित जो है वहाँ के राज्यपाल है। क्लियर है ये चीज़। तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर देखा उन लोगों ने, एक्चुअल में ऐसे ही सीधा नहीं दिया रिजर्वेशन, उन्होंने एक एनालिसिस किया, उसमें क्या पाया कि 2017 से जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन ओनली 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कैन यू इमेजिन, ओनली 14 जो बच्चे हैं वो 2017 से इसके अंदर एमबीबीएस के अंदर सिलेक्शन है। उसके बाद उन्होंने एक स्कीम भी चलाई कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको फ्री जो है कोचिंग दी जाएगी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, बट इतना सुधार नहीं। अब फाइनल में जो है रिजर्वेशन कर दिया उन लोगों ने इतना, तो ये अच्छा कदम है, एक तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स को भी प्रमोट किया जा रहा है, राइट। तो कोई बच्चा जो है पीछे छूटे ना इस संसाधनों के अभाव में, इस तरह का जो है एक तरह से ये स्टेप लिया गया है। क्लियर। सो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही वॉल्टजोकोव जो है नामक गिरगिट की प्रजाति कहाँ की स्थानीय प्रजाति है। वॉल्टजोकोव, ठीक है, नाम बड़ा अच्छा है, प्यारा नाम है, ठीक है। गिरगिट यानी कैमेलियन, ठीक है। गिरगिट क्या होता है, कैमेलियन की प्रजाति जो है ये कहाँ की है ये पूछ रहा है। ये एक्चुअल में क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि 100 वर्ष के बाद, 100 ईयर्स के बाद जो है ये प्रजाति फिर से दिखाई दी है। तब तक जो है एक तरह से लुप्त सी हो गई थी, 100 वर्ष बाद ये फिर से दिखाई दे रही है, इसलिए न्यूज़ में है। और ये कहाँ पर देखी गई है, ये देखी गई है मेडागास्कर के अंदर। मेडागास्कर आपको पता होगा, मेडागास्कर जो है अफ्रीका जो तट है, उसके अफ्रीका के जो पूर्वी तट है यहाँ पर मेडागास्कर जो है आइलैंड है। मेडागास्कर हिंद महासागर, इंडियन ओशियन के अंदर एक आइलैंड है मेडागास्कर, ठीक है। इंडियन जो आपका ओशियन है, हिंद महासागर जो है वहाँ पर है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के अंदर जो है वॉल्टजोव जो कैमेलियन है इसकी प्रजाति देखी गई है। ये जो एक्चुअल में क्या है, फॉरेस्ट जो कटिंग हो रही है, हम लोग जो वनों का ह्रास हो रहा है उसके कारण जो है ये प्रजाति बहुत खतरे में है, ठीक है। गिरगिट की प्रजाति है वॉल्टजोकोव। तो ध्यान में रखना, 100 साल बाद देखी गई है, इसलिए न्यूज़ में थी काफ़ी, राइट। तो ये आपको आइडिया रखना है, कैमेलियन, गिरगिट यानी कैमेलियन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, मोदी जी को चुना गया है, या भारत को चुना गया है, या नागरिकता को, या संविधान को, किसको चुना गया है। जैसे मोदी जी को चुना जाना चाहिए, मोदी वर्ड जो है बच्चा बड़ा कोई भी हो सबकी जुबान पे, राइट। सो सबको पता है मोदी, राइट। तो मोदी, भारत, या नागरिकता, या संविधान। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है बताइएगा, ए, बी, सी और डी। तो किसे चुना गया है, ये संविधान को चुना गया है, ठीक है। संविधान वर्ड जो है इसको ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। संविधान, जो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। संविधान को अपनाया गया था। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे लास्ट जो प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है, 26 नवंबर को अपनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात जो है 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, ठीक है। और इसके अलावा 26 जनवरी जो है
इसको संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। उस समय इसके अंदर जो है 395 अनुच्छेद और क्या था 22 भाग, ठीक है, और 8 अनुसूचियां, राइट। तो ये जो है 395 अनुच्छेद और 22 भाग के साथ जो है 26 जनवरी को पूर्ण रूप से अपनाया गया। इस दिन जो है केवल 15 ही आर्टिकल जो है अपनाए गए थे, 15 अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर को। और 26 जनवरी की डेट के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है जिसका आपको पता ही है, हिस्टोरिकल जो रीजन है इसके पीछे, ठीक है। लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 के अंदर, उसमें बोला था कि 26 जनवरी 1930 जो आ रही है उस दिन हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, बट वो हो नहीं पाया था। तो वो काम जो है बाद में फिर 26 जनवरी की डेट के साथ किया जब हम लोग आज़ाद हो गए, राइट। तो 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया। क्लियर? अपनाया कब गया? 26 नवंबर, राइट। सो संविधान को जो है ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। इसका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? बताइएगा, किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर जो है प्रत्येक वर्ष शहीदी दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। एक ऑप्शन और ऐड कर दूं मैं, भगत सिंह, ठीक है। एक ऑप्शन और ऐड कर देते हैं, भगत सिंह। क्या है इसका करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? भगत सिंह है या फिर इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? क्या इसका करेक्ट आंसर बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो है जय पुण्यतिथि पर 30 जनवरी 1948 को आपको पता होगा, 30 जन 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नथुराम गोडसे जी के द्वारा, ठीक है। नथुराम गोडसे गोली मारकर हत्या कर दी थी इनकी, राइट। तो उसी दिन को जो है शहीद दिवस के रूप में, मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कुछ बच्चों को या कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भगत सिंह की जयंती को मनाया जाता है या भगत सिंह की जो है जिस दिन डेथ हुई थी, जिन दिन फांसी दी गई थी उस दिन को मनाया जाता है, जो कि 23 मार्च है, 23 मार्च है, उस दिन नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। महात्मा गांधी की जो 30 जनवरी को है उस दिन मार्टियर्स डे या शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे अफ्रीका से, 9 जनवरी 1915 को। और आने के बाद जो है फिर पहले 1 साल तो भारत भ्रमण किया और उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया था। उनका पहला सत्याग्रह जो है वो क्या था? 1917 चंपारण सत्याग्रह जो है वो पहला था इनका, ठीक है। इसके लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है, केक नाम से याद रख लो। केक क्या है? केक खाया गांधी जी ने आते ही, चंपारण हो गया। उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और उसके बाद खेड़ा, ठीक है। खेड़ा गुजरात के अंदर है, चंपारण बिहार के अंदर है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, बताइए, ठीक है। सो केक याद रख लेना है। क्लियर? सो ये ध्यान रखोगे आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, इसका महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की? झारखंड, पंजाब, उड़ीसा और महाराष्ट्र। किस स्टेट ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने जो है अभी वाहनों की चोरी के लिए स्पेशली जो है लोगों को पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो लोग ऑनलाइन जो है उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए वर्चुअल जो है एक तरह से पुलिस स्टेशन की शुरुआत कर दी है। वर्चुअली जो है इलेक्ट्रॉनिकली वो लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उनको थाने के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक अच्छा स्टेप है, बार बार चक्कर काटो ये जरूर अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग घर से ही कर सकते हो ऐसा काम, तो ये बहुत अच्छी बात है, उड़ीसा ने किया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि पहली ई लोक अदालत जो है वो कहाँ पर शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई लोक अदालत, ई लोक अदालत जो है पहली कहाँ पर हुई थी? छत्तीसगढ़ के अंदर हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक पुलिस स्टेशन जो है या इलेक्ट्रॉनिक जो है वाहनों की चोरी के लिए है, स्पेशली वाहन चोरी के लिए। कहाँ पर है ये? उड़ीसा के अंदर है, करेक्ट। तो ये उड़ीसा के अंदर वाहन चोरी वाला, उड़ीसा के अंदर आपको पता ही है भुवनेश्वर कैपिटल, राइट। इसके अलावा पूरी टेम्पल, ठीक है। इसके अलावा चिल्का लेक जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक। क्लियर है? तो इस प्रकार से कई चीज़ों को ध्यान रखने की कोशिश करनी है, राइट। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। क्लियर है? तो इसी के साथ जो है ये यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के क्वेश्चन इतने ही थे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।